हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के मैथ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मैथ का पहला चैप्टर जो संख्या पत्ती है, उनके जितने भी बेसिक नॉलेज है, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट उनसे बनते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना सके। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, अनंत तक, उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। फिर से एक बार, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है। प्रकृत संख्या को हम लोग मूल संख्या भी कहते हैं और इसे हिंदू आरबिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, फिर से प्रकृत संख्या को मूल संख्या और हिंदू आरबिक संख्या भी कहते हैं। अब रही बात कि प्रकृत संख्या से 2-3 संख्याएं उठ करके हमारे सामने आ जाती है, जैसे सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, ये प्रकृत संख्याओं से उठकर चली आती है। तो हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? 2, 4, 6, 8, 10। ये तो आप जानते ही हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 जीरो रहता है, वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है, अर्थात वे संख्याएं सम संख्या होती है। दूसरा यहाँ पॉइंट बनता है विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाज्य न होने वाली कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ठीक है, तो जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या और जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब इन्हीं से उठ करके, प्रकृत संख्या से ही उठ करके आ जाता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक का अर्थ समझ रहे हैं आप? या तो एक से कटे, अपने आप से भी कटे और एक अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, तो वो भाज्य होगी। मतलब एक से भी, स्वयं से भी और एक अन्य संख्या से भी, तब हम उसे भाज्य कहेंगे। और ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। कटेगा का मतलब विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए? मतलब विभाज्य वाली संख्या तो 3 हुए, 1, 2, 3, यानी कि 2 से अधिक है। तो जब 2 से अधिक इसके गुणनखंड होंगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो गुणनखंड है वो 4 है। ठीक, 4 संख्याएं हैं। तो इसे हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या आप लोगों ने सुना कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वो 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,
2 क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये 1 से और 2 से, मतलब ये इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 ही हुआ। तो ये 1 से कटे और नहीं तो स्वयं से। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से कटती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम 3 ले सकते हैं। 3, तो 3 1 से या 3 से विभाज्य होगी, ये भी अभाज्य संख्या है। तो मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, 1 और स्वयं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो वो भी 2 है। और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है? वो भी 2 है। ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं ये पहली संख्या से। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो वो 3 है। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर यही भाज्य से बात करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? वो भी 4 है। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? वो 9 होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये भाज्य संख्या भी है, तो विषम भाज्य संख्या 9 होगा। ठीक है। आगे हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से पूर्ण संख्या, एक बात सुनिए। प्रकृत संख्या तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्या जाए वो प्रकृत संख्या है। चलो ठीक है। लेकिन आपने गौर किया है कि उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट है जो कि हम अनंत तक संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं जब तक हमारे पास पूर्ण संख्या न हो। पूर्ण संख्या का अर्थ आप समझते होंगे, जब तक 0 ना हो। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसके बाद हम 10 लिख सकते हैं? यदि हमारे पास पूर्ण संख्या ना हो तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक पूर्ण संख्या हमें नहीं प्राप्त थी तब तक 10 लिखना संभव नहीं था। यानी कि इसमें 0 जोड़ेंगे तब होगा 10, 20, 30, 40, तब लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या के बिना अधूरी थी, तब पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ी। और पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ी तो पूर्ण संख्या में क्या किया गया कि सिर्फ एक 0 बढ़ाया गया और बाकी के वही प्रकृत संख्या थी। ठीक। यानी कि ये क्या हुआ कि प्रकृत संख्या में एक एक्स्ट्रा अंक बढ़ाया गया 0, और 0 से उस संख्या को जब शुरू कर दिया गया तो उसे हम लोगों ने एक नया नाम दिया, पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है। इसे हम W से सूचित करते हैं। अब अगला पॉइंट यहां बनता है पूर्णांक संख्या। अब यहां देखने को यह मिला कि पूर्ण संख्या तो चलो ठीक है, 0 से शुरू होकर के अनंत तक गई पूर्ण संख्या, ठीक है। इन पूर्ण संख्या या प्रकृत संख्या से मैंने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसके बारे में जाना। लेकिन कुछ यहां फिर फॉल्ट देखने को मिला। वो फॉल्ट क्या था कि अगर हमारे पास 10 रुपया है और मैंने 20 रुपया खर्च कर दिया तो आप लोग जानते हैं कि ये -10 हो जाता है। जब 10 रुपये में से 20 रुपया खर्च कर देते हैं तो हमारे पास -10 रुपये, यानी हम कर्जे में होते हैं। तो उन संख्याओं को निरूपण करने के लिए एक और नई संख्याओं का आविष्कार किया गया। उस संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो क्या हुआ, हम उसे एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक संख्या है और यहाँ पर 0 है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक। और ये हमारे राइट साइड की संख्या है RHS। और जब हम लेफ्ट साइड आए LHS की ओर तो इनकी संख्याएं
-1, -2, -3 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक चली जाती है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इस संख्या रेखा को देखेंगे तो शायद इसकी परिभाषा हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहां से अगर हम राइट साइड की तरफ देखते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक की संख्या पूर्ण संख्या है, और यहां से ये जो लेफ्ट ओर की संख्या है ये प्रकृत संख्या है, और वो भी प्रकृत संख्या में कैसी है, ऋणात्मक प्रकृत संख्या है। तो हम इसे प्रकृत न कहें तो उत्तम होगा, इसे हम ऋणात्मक संख्या ही कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बोलिए कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह इसका हम परिभाषा दे सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। या इसे हम इस रूप में भी बोल सकते हैं, अगर यहां से तोड़ कर देखेंगे तो यहां से है ये धनात्मक संख्या और यहां से है ऋणात्मक संख्या। तो हम इसे दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट वाला परिभाषा था वो हमको सटीक और सुंदर लगता है। क्या कि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, या आपकी मर्जी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं तथा जीरो के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां पर देखने वाली बात है कि जीरो के जितने हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, और जीरो से जितने बाएं की तरफ हम बढ़ते हैं यानी कि LHS की ओर, वो संख्याएं छोटी होती जाती है। मतलब जीरो से राइट साइड की ओर बड़ी संख्या होती है और जीरो से लेफ्ट साइड की ओर छोटी संख्या होती है। यही कारण है कि हम लोग जब छोटे थे तो ये सिखाया जाता था कि -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो हम लोग कहते थे कि -2 बड़ा है। इसका कारण क्या है कि ये जीरो से ज़्यादा नज़दीक है। तो जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा वह वो संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे कि 100 और -1 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे कि -1, क्योंकि जीरो के ज़्यादा पास ये है, और जीरो और -1 में बड़ा तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो खुद जीरो है। समझ में आता होगा। ठीक है, तो इस तरह हम पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या, अभी शून्य से पता चल रहा है आपको, सह संस्कृत का एक वर्ड है सह। सह मतलब होता है सात, जैसे साध्यक्तम करणम एक फार्मूला था उससे मिला था सह। सह का अर्थ सात होता है। तो यहाँ सह अभाज्य संख्या मतलब दो संख्या साथ में होगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सह अभाज्य संख्या में दो संख्या साथ में होगी, तो मतलब वैसी दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड एक होना चाहिए। जैसे यहां पर मैं एक संख्या ले रहा हूं 9। 9 किस किस से कटेगा, 1, 3 और 9। एक ले लेते हैं 8, 1, 2, 4 और 8 से कटेगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में एक जो है सार्वगुणनखंड है, यानी कि दोनों में मिल रहा है। तो वैसी दो संख्या जिनका सार्वगुणनखंड एक हो, इन दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड 9 और 8 का सार्वगुणनखंड क्या हुआ जी, सार्वगुणनखंड 1 है। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब वैसी दो संख्या जिनका सार्वगुणनखंड एक हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और अक्सर एक सम संख्या और एक विषम संख्या सह अभाज्य संख्या ही होती है अक्सर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यहां बनता है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या जैसे कि 11th क्लास में पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सम्मिश्र संख्या क्या है? तो सम्मिश्र संख्या जैसे कि जब हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई तो उनका हम वर्ग जब निकालें, जैसे 1 का वर्ग किए तो 1 हुआ, और 1 का वर्गमूल किए तो -+1 दोनों हुआ। क्यों?
क्योंकि +1 का भी वर्ग 1 होता है और -1 का भी वर्ग 1 ही होता है, दोनों प्लस में ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो +-2 दोनों होगा। इसे भी हम समझ सकते हैं कि +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही होगा। इसका रीजन आप समझते हैं कि 2 बार माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये रीजन क्या हुआ कि जैसे ही हम इसे बहुपद में इसका प्रयोग किए तो उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्या हुआ, अब अभी थोड़ा सा यही सुनिए कि हमने 4 का वर्गमूल निकाला, ठीक है, निकल गया +-2। क्या आप -4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा, आप -4 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते। यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो जब इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकला तब एक आयलर नामक वैज्ञानिक आए और इन संख्याओं के साथ कुछ ऐसी संख्याओं का मिश्रण किया जिनसे उनका वर्गमूल आसानी से निकल गया। जैसे वो कौन सी संख्या थी जिसका उन्होंने मिश्रण किया था, तो एक रैखिक समीकरण से समझ लेते हैं। जैसे x² + 1 है, हम बराबर में 0 लेते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो x² बराबर क्या होगा, -1 होगा। यदि यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर आप जानते ही हैं कि रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल गया, √-1। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो आयलर ने क्या किया कि इस √-1 को कुछ मान लिए। आयलर ने अपने ही नाम पर कहा कि चलो ये जो है, ये इसका नाम हम नया रख देते हैं आयोटा। इसका नया नाम उन्होंने रख दिया आयोटा। किसका, √-1 का। अब इस √-1 का नाम जब आयोटा रख दिए तो आप यदि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। ये जो संख्या है उन्होंने माना था, कल्पना किया था कि ये हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये काल्पनिक संख्या है ये आयोटा। अब देखिए, अब इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं कैसे, जैसे x बराबर ये -1 है, तो हमने देखा यहाँ कि i² यानी आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। इसका अर्थ है कि आयोटा माइनस में है, तो यदि हम इसमें आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे आयोटा स्क्वायर से, तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी। आप खुद सोच लीजिए, जब इसका मान माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो जब ये प्लस हो जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान निकल जाएगा आसानी से, आई हो जाएगा, यानी कि 1 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर अलग हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें, -4 है, तो इसमें हम आयोटा स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4 का 2 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आई हो जाएगा। तो यानी कि इसका -4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 आयोटा। -9 का 3 आयोटा, -16 का 4 आयोटा, -25 का -5 आयोटा। इस तरह ये संख्याओं का वर्गमूल निकालना आसान हो गया। तो अब कहा गया कि ये जो आयोटा ये संख्या है, ये कल्पना करके आयलर साहब ने इसे निकाला था और उसके साथ मिश्रित कर दिया था। किसके साथ, ये वास्तविक संख्याओं के साथ मिश्रित कर दिया था, यानी कि काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्याओं के साथ उन्होंने मिश्रित कर दिया था। इसलिए इस प्रकार के संख्या को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब आगे जो है आप 11 क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सारी संख्याओं से जुड़ी हुई बातें हैं जो कि हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।